नाम विथिका यादव मेरा नाम विथिका यादव है और मैं लव मैटर्स की संचालक हूँ। आज मेरे साथ मेरी टीम से जुड़े हैं आरती, निधि, जानवी, नयनता, नेहा, श्रेया, प्रेम और हर्ष। और आज हमारे साथ मोबिकार भी जुड़े हैं, यानी हमारे मोबाइल वाले पत्रकार। हमारे जनहित पत्रकारिता के 2021 बैच के कुछ बेहतरीन ट्रेनीज, आप सभी का स्वागत है। और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत की कुछ अग्रणी संस्थाएं जो जेंडर पर आधारित हिंसा के मुद्दे पर बहुत ही जरूरी और प्रभावशाली काम कर रही हैं। आज की चर्चा में स्वागत है पीएफआई, तारशी, प्रभा, C3, सखी, रूबरू, सखी, स्नेहा, सोशल मीडिया मैटर्स और पर्पस के खुद से पूछे कैंपेन से जुड़े साथियों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की चर्चा, क्या समाज महिलाओं से नफरत करता है, इसकी शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लेटेस्ट डेटा के अनुसार हमारे देश में 15 से 49 साल की उम्र तक 4 में से 1 महिला शादी के बाद हिंसा का शिकार होती है। ये आंकड़े कुछ राज्यों में और भी ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कर्नाटक में ये आंकड़े ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 2014-15 से लेकर 2019 से 21 में डबल हो गए हैं, यानी करीबन 45% महिलाएं शादी के बाद हिंसा का सामना करती हैं। आइए हम एक और आंकड़ा आपके साथ साझा करते हैं जो दर्शाता है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा कितनी गहरी है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30% महिला उत्तरदाताओं ने कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को उनके पतियों द्वारा पीटे जाने को सही ठहराया। 3 दक्षिणी राज्यों में ये आंकड़ा 75% के ऊपर था। तेलंगाना में 84%, आंध्र प्रदेश में भी 84% और कर्नाटक में 77%। इस बीच दिल्ली में 18 साल की कम उम्र तक यौन हिंसा का अनुभव करने वाली युवा महिलाओं की संख्या, पहले उन्होंने 0 बताई थी 2015-16 में, जो अब बढ़ गई है। साथ ही इस नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दुर्व्यवहार सहने वाली महिलाओं के लिए देश भर में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी पर सरकार से जवाब मांगा। उस याचिका में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये कहा गया कि घरेलू हिंसा भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाला सबसे आम अपराध है। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने दिल दहलाने वाली एक घटना सुनी, जिसमें एक भाई और माँ ने 19 साल की कीर्ति, जो कि किशोरी थी, उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने भागकर जाति के बाहर यानी अपनी कास्ट के बाहर शादी की थी। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों पर वापस आते हैं। आज हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि समाज महिलाओं से आखिर नफरत क्यों करता है। कई कानून और पहलों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़ों में सुधार क्यों नहीं आया है, और इस हिंसा, भेदभाव, दुर्व्यवहार में कमी आए, इसके लिए हमें अपनी संस्कृति, कानूनों और दृष्टिकोण में किस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम इस मुद्दे पर काम करने वाली संस्थाओं और युवा लोगों से महिलाओं पर होने वाली हिंसा, भेदभाव और दुर्व्यवहार से जुड़े उनके अनुभवों को भी साझा करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। क्योंकि हमारे साथ आज काफी लोग जुड़े हैं, हर सवाल के लिए हम अलग अलग प्रतिभागियों से बात करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चर्चा में भाग ले सकें। कृपया आपका नाम ले जाने का इंतजार करिएगा। हर सवाल के अंत में हम एक बार हमारे जूम के इस कमरे में हम ये जरूर पूछेंगे कि अगर बाकी लोग कुछ उस सवाल पर अपनी राय शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस मौके पर प्लीज कृपया जूम का अपना हाथ उठाने वाला बटन इस्तेमाल करके अपना हाथ उठाएं और अपना नाम बुलाए जाने का इंतजार करें। फिर अनम्यूट करके अपनी बात कहें। हाथ उठाने के लिए आपको अपने जूम स्क्रीन पर यहाँ क्लिक करना है। रिएक्शंस दिख रहा है ना आपको, वहां पे क्लिक करना है, जैसे कि आप अब सभी इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं लव मैटर्स के मोबिकार मित्रों के साथ। तो मोबिकारो, जब आपने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट बनाई तो इस सवाल पर लोगों ने आपसे क्या कहा? क्या समाज लड़कियों से नफरत करता है? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी
सबसे पहले पूनम से, उसके बाद निशा से। सबसे पहले हम एक्चुअली निशा से बात करते हैं। निशा, समय हमारे पास टाइट है, सवाल हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो कृपया 1 मिनट के अंदर ही आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? क्या समाज लड़कियों से नफरत करता है? जी जी हाँ, लड़की जो समाज है लड़कियों से नफरत करता है, क्योंकि समाज जो है लड़की जब आगे बढ़ती है कभी भी, या घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उन लोगों को लगता है कि या तो वो बिगड़ जाएगी या तो वो भाग जाएगी। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि उनकी जानकारी कितनी तक बढ़ी है या उन्हें पढ़ाना चाहिए। वो ये नहीं सोचते हैं, लेकिन समाज ये समझते हैं कि वो अगर बाहर निकलती है तो पक्का है कि गलत रास्ते पे जाएगी। समाज का ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, सोच। धन्यवाद निशा। क्या पूनम हमारे साथ जुड़ी हैं? नहीं। अब मैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर काम कर रही साथियों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है समाज लड़कियों से नफरत करता है, और क्यों ऐसा लगता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले मैं प्रभा को इसका उत्तर देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रभा से हमारे साथ। आलिया, लक्ष्मी, आप दोनों लक्ष्मी आप पहले बोल ठीक है, सकती हैं। आलिया, लक्ष्मी, अच्छा आप लोगों ने हाथ उठाया हुआ है। आलिया, पहले आप इस सवाल का जवाब दे सकती हैं, फिर लक्ष्मी। आलिया। May I audible? Okay. So first of all, thank you for choosing me. जी, तो इसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूंगी कि मैंने 1 साल ऐसी संस्था में काम किया जहां घरेलू हिंसा के केसेस आते थे। तो मेरा मानना है कि समाज में लड़कियों से एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि नफरत किया करते हैं, बट उनका मानना यह है कि लड़कियों के लिए कुछ काम, कुछ लिमिट्स कर दी गई हैं कि आपको बस यहीं तक रहना है, यहीं काम करना है। इससे आगे बढ़ेंगी तो आपको नफरत का और बाकी सारी चीजें, ज्यादा से ज्यादा हेट, मतलब इस तरीके से फेस करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है हमारे साथ। सो यस, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। थैंक यू आलिया। लक्ष्मी। ओके, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। पहले मेरी आवाज सभी को आ रही है? हाँ जी। और सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, बेसिकली जो ये सवाल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समाज लड़कियों से नफरत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि समाज का मतलब ही ये होता है, समाज हमसे ही मिलकर बनता है, सभी लोगों से मिलकर बनता है। और समाज, क्योंकि जब हम ही खुद समाज है तो हम कैसे दूसरों से नफरत कर सकते हैं? पर ये होता है कि कुछ बाउंड्रीज ऐसे बनाई गई है, इसके पीछे कुछ बहुत से कारण हैं, चाहे वो जेंडर ले लो, चाहे पैट्रियार्की ले लो, है ना? तो कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जैसे डिवाइड कर रखा है कि गर्ल्स का काम ये है और बॉयज के काम ये है ना? तो हमारे जो भी समाज में 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है बेसिकली। तीसरे जो हमारे जेंडर है, उसकी कोई ही भूमिका अभी नहीं है, नहीं दिखा देती, बहुत कम दिखाई देती है। तो बेसिकली ये है कि जो काम दिया गया है, दायरा दिया गया है, अगर उस दायरे से खासकर लड़कियां बाहर जाती है तो काफी सवाल होते हैं, और हिंसा भी कहीं न कहीं उसी का एक कारण है। क्योंकि जो बोलते हैं कि जब कि एक बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ को पाने के लिए अगर कहते हैं लड़कियों को और महिलाओं को घर की इज्जत माना जाता है, तो अगर उनमें हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे, तो ही किसी चीज़ को, अपने आप को हम ऊपर दिखा पाएँगे और अपने आप को मतलब किसी चीज़ को आसानी से पकड़ पाएँगे। इसलिए लड़कियों के साथ खासकर ऐसी चीज़ें होती है, जो मुझे लगता है कि वो नफ़रत नहीं है, बट जिस बाउंड्री में बाँधा गया है, वो उसके वजह से ये चीज़ें होती है। और मेरे को नहीं लगता कि ये नफ़रत है बिल्कुल भी लड़कियों के खिलाफ। क्योंकि लक्ष्मी। हाँ। हाँ, लड़कियाँ जब तक नहीं होगी, जब तक कहते हैं ना कि पूरा मतलब कैसे आगे की जनरेशन मतलब बढ़ पाएगी, या कैसे चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि जब लड़कियाँ ही नहीं होगी, लड़के-लड़की का मेल नहीं होगा, तो
कैसे लड़के भी मतलब पैदा हो सकते हैं, तो बिल्कुल। वो चीज को भी थोड़ा डीपली तरीके से समझने की जरूरत है। थैंक यू लक्ष्मी। अंबिका, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, पहले तो मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया है, तो क्या हम हिंदी में बात करेंगे आज? हाँ, हम हिंदी में बात ज़्यादातर बात हम हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बात कर जी, सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा हिंदी बोलूँ, पर अगर बीच में एक आधे शब्द मैंने बोल दिए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका आंसर ऐसा सीधा आंसर हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जितनी भी सामाजिक जो कहते हैं स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब मर्दों के लिए बनी गई हैं अपनी जड़ से ही। तो जब तक उसी सेंस में जब तक महिलाएँ मर्दों को कैटर कर रही हैं, मर्दों के लिए उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके चॉइसेस, जब तक वो मर्दों के इंटरेस्ट से अलाइन हो रही है, तब तक समाज नहीं नफ़रत करता है लड़कियों से। पर जैसे ही कोई लड़की अपने आप को नॉट जस्ट लड़की, इवन जेंडर डाइवर्स पीपल, कोई अपने आप को पितृसत्ता से अगर आगे या हट के या बाहर उस दायरे से निकलता है, देन सोसाइटी नॉट ओनली नफरत ही नहीं पर डिसोन भी कर देती है। तो मेरा ये ख्याल है। थैंक यू अंबिका। शालुप्रिया, आपका हाथ रेज है, मैं आपसे भी बात करूंगी, अभी आगे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले जैसे आपने ये बोला अंबिका, समाज ने एक लकीर सी तय करी हुई है, उसके अंदर जब तक है तब तक सब ठीक है, तब तक कोई नफरत नहीं है। उस लकीर के बाहर अगर कदम रखा तो समाज को दिक्कत होने लगती है और शायद वो नफरत वहीं से बाहर आती है। हमारे साथ सखी के भी साथी जुड़े हुए हैं। सखी, हम सखी से पूछना चाहेंगे। सखी संस्था से हमारे साथ कौन जुड़े हैं? यस मैम, मैं नेहा। हाँ, नहीं। मेरा ये मानना है कि हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। से बाहर निकलती है लड़की तो नेहा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हेलो, मेरा ये मानना है मैम, ये लकीर जो है वो लड़कियों के लिए ही क्यों बनी रहती है समाज में, कि वो लड़कियां ये लकीर से बाहर जाएंगी तब उनके साथ ये नफरत होगा या हिंसा होगा। वो लकीरें सबके लिए होनी चाहिए, आजादी है मतलब तो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद नेहा। काफी सारे लोगों ने अपने हैंड रेज करे हैं, मैं आप सब पर आऊंगी, लेकिन मैं बाकी C3 की टीम से हमारे साथ जो जुड़े हैं, C3 की टीम, संस्थाओं से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम जरा चाहेंगे कि वो भी हमारे सवाल का जवाब दे सकें। अच्छा, जी मैम। हाँ जी। मेरा नाम बसारत अली है हम्म और मैं C3 से हूँ। हम्म तो इस प्रकार से जो है भेदभाव देखने को मिलते ही हैं। हम्म अभी भी जो है रूढ़िवादी प्रथाएं जो हैं वो अभी तक चल ही रहा है। और जैसा कि किशोरावस्था में भेदभाव होते हैं, इसके बाद जब महिला होते हैं, वयस्क होते हैं, वहाँ भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें जो है गलत है, सभी जो है समान है। जैसा कि किशोरावस्था में देखा गया है कि यौन शोषण के शिकार होते हैं जो लड़कियां होती हैं, और मारपीट किया जाता है और शिक्षा से भी उनको जो है दूर रखा जाता है। जैसा कि लड़की है तो 12वीं तक पढ़ गई तो बस बोलेंगे कि हाँ 12वीं तक पढ़ गई है, अब इसको बाहर नहीं भेजना है। अगर मान लीजिए कॉलेज वगैरह उनके गांव से दूर है तो उसको बाहर नहीं भेजा जाता है, कहीं इसे जो है गलत शिकार ना हो जाए। और फिर उनको आने वाले दिनों में जो है फिर वही फिर होता है, फिर कहीं कहीं पे हमने को देखने को मिलता है कि बाल विवाह भी हो जाता है, बाल विवाह भी कर देते हैं।
तो ये किशोरावस्था में होते हैं। इसके बाद जब महिलाएं होते हैं तो वहाँ भी जो है दहेज उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के साथ मारपीट करना मतलब मारपीट होती है। और अगर लड़का ही पैदा अगर कर रही है वो महिलाएं तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है तो इस प्रकार से घटनाएं जो है सामने आती हैं। जी, धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अभी हैंड्स रेज किया है, हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं चाहूंगी कि बाकी सारे सवालों पर भी आप अपनी राय साझा करें। हेलो अभी मैं ये हेलो चाहूंगी। हेलो। मैं नीलांशु हूँ, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। हाँ जी, बोलिए नीलांशु। सबसे पहले तो मैं लव मैटर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये परिचर्चा का आयोजन किया है। और जो आपका प्रश्न था, मेरा मानना भी है कि ऐसा नहीं है कि समाज महिलाओं से नफरत करता है। जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, जो NFHS 5 के आंकड़े हैं, वो भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। और ये कुछ राज्यों में कम हुए हैं, तो बहुत सारे राज्यों में इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई, जो आपने आंकड़े पेश किए। और अगर हम औसतन देखें तो लगभग 4 में से 1 महिला है जो अपने 18 से 49 साल के जो कार्यकाल एज है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने हिंसा को फेस किया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी हम देखें कि बहुत सारी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जिनको अवसर दिया गया है और उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये सोच बदलने की जरूरत है। समाज में जो जेंडर सेंसिटिव जैसे मुद्दे हैं उसको हर स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है कि जेंडर है क्या और किस तरीके से लड़कियों को लड़कों के समान अवसर दिया जाए। और वो लड़कों से कहीं ना किसी बहुत सारे क्षेत्र में अच्छा भी कर रही हैं। तो ये अवसर मैं मानता हूं कि अवसर बहुत कम मिला है और अवसर देने की जरूरत है। लेकिन ये कहना कि केवल समाज नफरत करता है, मुझे लगता है कि सिक्के के 2 पहलू हैं। हो सकता है एक पहलू बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन दूसरा पहलू भी है कि बहुत सारी बच्चियों को और लड़कियों को अवसर दिया गया और उन्होंने बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में किया है। तो एक जॉइंट प्रयास करने की जरूरत है, सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है कि कैसे ये जो हमारी कुरीति है, ये जो है, इसको हम लोग कैसे खत्म करें और आगे बढ़े और एक स्वस्थ समृद्ध समाज का करें और इसमें सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद नीलांशु, थैंक यू। हमारे पास सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। कौन? रीना नाम है मेरा। रीना, एक मिनट, क्योंकि काफी लोगों ने, मैं आपसे भी बात करूंगी एक बार। मेरे ख्याल से दीप्ति, संजू, दीप्ति आपने भी हाथ खड़ा करा हुआ था। दीप्ति है हमारे साथ? हाँ जी, मैं हाथ ऊपर किया। हाँ। हाँ, इस सवाल का मेरा जवाब है कि हाँ, हम रहने वाले दुनिया में दोनों भी हो रही है। एक on one side it's like they discriminate women, and on the other side a woman is being uplifted or even being treated equally, given opportunities. But yet on one side if women are safe, on the other bad things are happening to them, like they are being attacked or the gender based violence happens. So what I'm trying to say is it's imbalance. एक imbalance है हमारा दुनिया में. So this is what I wanted to convey. Thank you. शालू, thank you दीप्ति। शालू प्रिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोगों के हाथ जो हैं वो उठे हुए हैं और हम सभी को मौका देना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी बात जितना संक्षिप्त में आप कह सके उतना अच्छा होगा। शालू अभी, अच्छा, रीना? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि ये आप लोग का जो कार्यक्रम के द्वारा मैं कुछ बोलूंगी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का शोषण अभी भी बहुत जगह होता है और मैंने भी फेस किया है बहुत अपने लाइफ में। प्रति महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कहीं भी वो जॉब करती हो, तो अभी भी हमारा समाज है पुरुष प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। फिर भी
महिलाओं को अभी भी उतनी छूट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग घर से जाने नहीं देते हैं महिलाओं को, ऐसा नहीं है, जाने देते हैं, लेकिन महिलाएं कुछ उतनी स्ट्रांग नहीं हुई हैं आज के समय के लिए कि वो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है बहुत ऐसे जगह में, उनके खिलाफ षड्यंत्र होता है। बहुत सारी चीज़ें बाहर जब निकलती है, महिलाएं जो घर में रहती हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में बाहर में जाके। तो रीना, आप यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज लड़कियों से नफरत करता है, लेकिन क्योंकि भेदभाव है उसकी वजह से जो नींव पड़ी है वो इस तरह की है कि ऐसा जो लड़कियों को प्रताड़ित करा जाता है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं इससे आता है कि जो भेदभाव है हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच, वो इस चीज को आगे बढ़ाता है। मैं रश्मि सखी से बोल रही हूँ मैम। हाँ बोलिए रश्मि, मैं आपके पास आऊं जरा, कुछ लोगों ने हाथ खड़े करे हुए हैं, फिर मैं ठीक है आप ठीक है। सीमा, संजू, विनीता, कुंती, आप सभी के हाथ उठे हुए हैं। या मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी एक्चुअली, अच्छा, होस्ट वाज नॉट अलाउइंग। या सो हाय, आई एम सीमा फ्रॉम स्नेहा। जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि मिसोजिनी है जिसको हम बोलते हैं हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन, दिस इज वेरी मच अ रियलिटी। बहुत ही डीपली इंट्रेंच्ड है ये हमारे पैट्रियार्किकल मेकअप में, जहाँ पे समाज कुछ प्रिविलेजेस देता है मेल को विज़ावी अदर जेंडर्स। और इररिस्पेक्टिव, चाहे आप एक्सेस कास्ट, क्लास, सोशल स्टेटस, इसके एक्सेस पे आप कहाँ पे भी हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू सर्टेन रोल एक्सपेक्टेशंस, जहाँ पे कि हमारा समाज है वो हमें तब वैल्यू करता है व्हेन वी कंफर्म टू सर्टेन थिंग्स दैट व्हाट वी शुड डू रादर देन व्हाट वी एक्चुअली डू। तो हमारी तारीफ होती है जब हम कंफर्म करते हैं इन पैटर्न्स को। कहीं ना कहीं जब हम इन चीजों को इंटरनलाइज कर लेते हैं, इंटरनलाइजेशन से कहीं ना कहीं कल्चर बन जाता है जहाँ हमें आदत हो जाती है एक साइलेंट बियरिंग की, ये तो चलता है, ये तो इसका पार्ट है, और यही अब्यूज का, एक्सट्रीम एक्ट्स का कारण बन जाता है मुझे लगता है। तो साइलेंट बियरिंग एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ दीज आइडियाज, दीज लीड टू मोर सिवियर एक्ट्स ऑफ वायलेंस। थैंक यू सीमा। विनीता। हेलो, मैं विनीता हूँ स्नेहा संस्था से। तो जैसे अंबिका ने कहा या सीमा ने कहा कि एक दायरा खींचा गया है औरतों के लिए, और जो इसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनको सैंक्शंस का और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इसके आगे जाके मैं ये कहूंगी कि समाज बदल रहा है, लेकिन पूरी तरह से सारे हिस्से इकट्ठा नहीं बदल रहे। तो लड़कियां ज्यादा जल्दी से, ज्यादा तेज रफ्तार से बदल रही है, औरतें ज्यादा बदल रही है, लेकिन मर्द उतना बदल नहीं रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वायलेंस के जो आंकड़े हैं वो हमें ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद। हाँ विनीता बोलिए। हाँ, और कौन बोलना चाह रहे थे इस सवाल के बारे में? आई थिंक हमारे साथ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं। चालू प्रिया, आपने अपना हाथ खड़ा किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी बताइए। चालू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चालू, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम आप पर वापस आएंगे। जी हेलो। हाँ कुंती। हेलो एवरीवन, मैं कुंती कुमारी लव मेटर संस्था को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस ट्रेनिंग मीटिंग जो है इसमें जुड़ने का। मैं कहना चाह रही थी कि ये जो सवाल है कि क्या समाज लड़कियों से नफरत करते हैं, तो मैंने इस पे इंटरव्यू भी लिया, काफी लोग का ये सुनी, तो ज्यादातर यही समझ में आया और इंटरव्यू में निकल के आया कि समाज लड़कियों से नफरत
इसलिए नहीं करते हैं कि वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन नफरत कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनके सोच पे ऐसा है ना कि ये लड़की है, अगर ये लड़की पैदा हुई है तो मेरी बहुत सारी खर्च होंगी, जैसे शादी को लेकर, दहेज, उसका पढ़ाई को लेकर, और कहीं ये गलत कदम उठा दे रही है या पढ़ने जा रही है कॉलेज, स्कूल, सॉरी मेरे तरफ से ज्यादा ये हो रहे हैं, थोड़ा आवाज आ रहा है, तो ऐसा है ना कि सोचते कि अगर कहीं इसका लड़का फ्रेंड बन गया, अगर उसके साथ कुछ संपर्क में आती है तो कुछ गलत कर बैठेगी, मेरा नाक कट जाएगा, ये वो, तो ऐसी धारणाएं, ऐसी उनकी मानसिकता है, इसको लेकर लड़कियों से नफरत की जाती है ज्यादातर। और शादीशुदा लड़कियां, महिलाएं जो भी है, उनके साथ तो ज्यादातर हिंसा, जो नफरत होती है दहेज को लेकर ही होती है, मारा पीटी की, तुमने ससुराल से ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, मुझे ये चाहिए थी, वो चाहिए थी, तो ज्यादातर ये सब बातों पे मेरे जो इंटरव्यू ली तो इससे ही ज्यादा ये हुआ कि मुझे सवाल का जवाब आई कि लड़कियों से नफरत सिर्फ इसी आधार पे ज्यादातर लोग करते हैं, लड़का से क्यों नहीं करते हैं? लड़के पैदा होते तो लोग काफी खुश रहते हैं उस वक्त कि अरे मेरे घर पे तो लड़का हुआ है, ये इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये बड़े जॉब लगवाएंगे, शादी होगा, ये लेंगे कि मैंने बेटा को ये करवाया, वो करवाया, तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे डिमांड, तो वो उस पर खुश रहते हैं। बट अभी कहीं भी ऐसा देखेंगे, अभी का जो ये है, अभी तो ये बदलाव हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी ये है कि अगर लड़के होते हैं तो वहाँ पे काफी खुशी लोग मनाते हैं, बट लड़कियां होती है उसी वक्त उन लोग का चेहरा ही पूरा देखने लायक होता है। तो एक्चुअली मुझे भी यही लगता है कि यही रीजन है कि लड़कियों से इतना नफरत जो होता है वो किया जाता है। और सवाल भी मैं जब, हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कुंती। बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई है, सबने अपनी राय भी साझा करी, जहाँ पे हमने ये भी बात करी कि ऐसा नहीं कि समाज नफरत करता है, लेकिन पितृसत्ता है, कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसी सोच है जो शायद इसको जो दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ होता है, इस चीज को बढ़ावा देता है। हम अपने दूसरे सवाल पर जाएंगे और इस सवाल के लिए मैं पहले एक्चुअली आमंत्रित करूंगी उन संस्थाओं को जो हमारे साथ जुड़ी हैं, और उसके बाद हम जितने भी हमारे साथ युवा लोग जुड़े हैं हम उनसे भी इस सवाल का जवाब मांगेंगे। तो कई कानूनों और पहलों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े में सुधार क्यों नहीं होता, और महिलाओं के साथ हिंसा, भेदभाव और खराब बर्ताव क्यों कम नहीं होते? अंबिका तारशी से हमारे साथ हैं। अंबिका, क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हेलो। जी, ये अगेन हम लोग बहुत ब्रॉड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। हमारे सोसाइटल इश्यूज इतने हैं, जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं महिलाओं के लिए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल्स इतने होते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी सोसाइटल एक चेंज लाना पॉसिबल उस लेवल पे नहीं हो पाता, या फिर जो सोच बदलने के लिए जो हमें कोशिशें करनी पड़ेंगी, जैसे कि यंग बच्चों के साथ इंटरवेंशन, फैमिली वैल्यूज चेंज करना, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम नहीं हो रहा, बहुत सारी जगहों पे बहुत सब लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बदलने की, और काफ़ी हद तक चीज़ें बदल रही हैं, एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल भी कह सकते हैं आप। पर सोसाइटल चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है, और जैसे ये हम इवेंट रख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, इससे आप जाएंगे, आप और लोगों से बात करेंगे, आप अपने कैंपेन्स करेंगे, इन सब चीज़ों से मतलब भेदभाव और खराब बर्ताव कम होगा, पर हमें इंटरवेंशंस ऐसे जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरनाइट चेंज पॉसिबल नहीं है। थैंक यू अंबिका। रूबरू से मैं पूछना चाहूंगी, रूबरू से जो हमारे साथ जुड़ी हैं। बोलना चाहती हूँ, चंदा दास बोल रही हूँ।
एक सेकंड चंदा, हम आप पर आएंगे। मैं सबसे पहले रूबरू की टीम से जो हमारे साथ जुड़ी है, हम उनसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? कौन है हमारे साथ रूबरू से? अच्छा, जब तक वो वापस हमारे साथ जुड़ती हैं, हमारे साथ गुरप्रिया आप हैं पर्पस से। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? थैंक्स रितिका। वैसे मैं युवा लोगों से सुनने के लिए ज़्यादा कीन थी, पर जो मैंने देखा है और सुना है वो ये है कि कम क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हर जगह बैरियर है। अगर वायलेंस हो भी रहा है, हिंसा हो भी रहा है, तो किसके पास जाएँ? पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ भी वायलेंस होता है। टीचर को बताते हैं या किसी और को बताते हैं तो वो कहते हैं कि थोड़ा-सा डील करना सीख लो इस चीज़ के साथ, या तुम्हारी ही गलती होगी। तो ये पूरा गैसलाइटिंग और विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा है। और हर एक स्टेप पर एक बैरियर है, जिसकी वजह से अगर महिलाएं जागरूक भी हैं, उनके आसपास कोई सिस्टम भी नहीं है इसका रिस्पॉन्स देने के लिए। थैंक यू गुरप्रिया। प्रतिष्ठा है हमारे साथ सोशल मीडिया मैटर्स से। सिद्धिका, फस्तीना। हाय वितिका। हाय प्रतिष्ठा। हाय। आप सभी, या एम ऑडिबल? यस यस। प्रतिष्ठा, आपकी आवाज आ रही है हमें। ओके ओके। क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट स्टेबल नहीं दिखा रहा था। तो जो सवाल के बारे में जो चर्चा चल रही, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ सबके क्या क्या अनुभव रहे हैं और क्या क्या विचार हैं। तो ये जान के अच्छा लग रहा है कि आज भी जो है युवा यही सोचती है। स्पेशली यहाँ पे मेरे को लगता है ज्यादातर लड़कियां हैं जिनको लगता है कि भेदभाव आज भी समाज में उतना ही हो रहा है जितना पहले था। बट साथ ही साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो ये है जागरूकता बढ़ी है, लोगों में बदलाव आए हैं। हम एकदम ही रूढ़िवादी होके नहीं सोच सकते, बट कुछ चेंज आया है। अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही है। पर जहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ हिंसा, भेदभाव और खराब बर्ताव कम क्यों नहीं होते, वो फैक्टर्स जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, बट ये है कुछ ना कुछ चेंज होने के कारण जो है फैक्टर्स भी बदल गए हैं, फैक्टर्स भी काफी सारे बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ शिक्षा को सारे बढ़ गए हैं, पहले सिर्फ काफी सारे बढ़ गए हैं, पहले सिर्फ हेलो। हाँ, आई थिंक कुछ टेक इशू था, आपकी आवाज एको हो रही थी। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि समय के साथ जो आई थिंक सर मेरे को दोबारा ज्वाइन करना चाहिए एक बार, क्योंकि कुछ इंटरनेट का इशू है। आई ज्वाइन बैक। ठीक है ठीक है ठीक है। तब तक चंदा, आप कुछ कहना चाह रही थी? हमारे साथ मोबिकार है, युवा लोग हैं। अपनी बात कहने के लिए प्लीज अपना हैंड रेज करिए, अपना हाथ उठाइए, और मैं एक एक करके आपका नाम लूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले चंदा। यस मैम। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी? यस मैम, मैं बोलना चाह रही थी यही भेदभाव जो भी लड़कियों के साथ किया जाता है। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है चंदा। यस मैम, तो मेरा मानना ये है मैम कि लड़कियों के साथ भेदभाव अभी भी हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारे ही गांव की एक लेडीज थी, उनकी हॉस्टल में नकली हुई ना, तो उनकी जो समधी थी ना, वो पैसा नहीं दे रहे थे। ऑपरेशन से किया गया था तो वो दे रहे थे कि नकली हुई है तो अपना खुद का पैसा दीजिए, हम क्यों देंगे ऐसा। तो हम लोग को बता रही थी, तो इसीलिए बोल रहे मैम कि भेदभाव लड़कियों के साथ बहुत हो रहा है। अगर वो बोल रहे थे कि होता है ना तो ना खर्च करते, तो यही इसी बात को लेकर हम बोल रहे हैं कि भेदभाव होता है। क्योंकि लड़कियां और लड़का कहाँ से आता है मैम, जाहिर सी बात है। तो ये लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़कियां भी कर सकती है, ऐसा थोड़ी होता है।
वो बिल्कुल काम सिर्फ लड़कों के लिए बनाया गया है। बिल्कुल तो चंदा, भेदभाव तो अभी भी हो ही रहा है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि भेदभाव है, फर्क है, और हम ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे प्रोग्राम हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, कानून हैं, और उसके बावजूद भी जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जिसको जो हमने अभी आज प्रेजेंटेशन में साझा भी करे सबके साथ, उन आंकड़ों में कोई सुधार नहीं आया है। तो अंजलि, प्रभा से जो हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू विद्या। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अंजलि, आ रही है। तो थैंक यू वितिका। एक्चुअली ये जो वायलेंस है वो डिक्रीज, मुझे लगता है डिक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। पहले कम था, अभी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी लड़कियां भी थोड़ा सा इस सब मामलों में जो भी उनके राइट्स है उनके बारे में अवेयर हो गई है। एंड जब वो अवेयर होके कुछ चीजें मतलब पहले से ही, जैसे पावर स्ट्रक्चर ज्यादा मेल या पुरुषों को के हाथ में था, वो कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसे लगता है कि कम, एंड वो इक्वल के रूप में कहीं कहीं मतलब बहुत सारे घरों में हो रहा है। एंड दैट टाइम द ईगो ऑफ दैट मेल कहीं ना कहीं दैट थिंग्स कम्स इन दिस सिचुएशन। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से और ज्यादा ये जो हिंसा है, भेदभाव तो नहीं कह सकते, हिंसा बहुत बढ़ रही है हर एक घर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि द पावर, द माइंडसेट ऑफ द पीपल फ्रॉम प्रीवियस सो मेनी इयर्स, लाइक पहले से ही उनका जो माइंडसेट आया है, चलता आया है कि ये पावर इसके हाथ में होनी चाहिए और इसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर वो इक्वालिटी पे आ रहा है तो दैट्स द रीजन की और वायलेंस क्रिएट हो रहा है। तो we should work on mindset of our society to look थैंक यू अंजलि। thanks. हम वापस आएंगे, नंदिनी के पास भी हम वापस आएंगे। नंदिनी, हम जरा संजू और विवेक से पहले सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। संजू? हाँ मैम, नमस्कार। मैं C3 से संजू कश्यप। आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है संजू। हाँ, महिलाओं के साथ हिंसा मैम, ये नहीं, मैं जो लेटेस्ट आंख से देखती हूँ, जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे हर घरों में प्राय जहाँ पे उनका पति शराब पी के आता है तो उनके साथ रोज मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और ये वो लोग रोक भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो डेली रूटीन का है, इसलिए रोक नहीं पा रहे हैं। पुलिस को अगर वो लोग अगर खबर भी करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे घर का कमाने वाला अगर आदमी अगर चला जाता है तो फिर हमारे यहाँ दूसरे दिन हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, इसलिए। और घर का आदमी है, हो गया करता है करके आया गया में ले लेते हैं। बहुत सारा पिछड़े होने की वजह से ये हिंसा कंटिन्यू होते जा रहा है और लोगों को बढ़ावा मिलते जा रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होता है, तो हर घरों का ये चलता आ रहा है। मैं आंख से देखी हुई हूँ ऐसा वाला बेटा भेदभाव मैम। और भेदभाव में भी ये है कि लड़का और लड़की में भेद तो अभी भी है। जहाँ पे मैं काम करी, कुछ स्कूल से रिलेटेड है कि कुछ लड़कियों को लड़के लोग परेशान कर रहे थे, तो आधा पढ़ाई के बाद भी उनके पेरेंट्स उनको ये सोचे कि हो गया, रोज रोज का हो गया है, छेड़खानी बढ़ रहा है, इनका पढ़ाई यहीं से छोड़ दो, हो गया, लड़की तो है, ये घर जाएगी, ससुराल ही तो जाना है, इसको नहीं पढ़ाते, इसको करके वो लड़की के साथ भेद किया जा रहा है, लड़के को आगे पढ़ाया जा रहा है और लड़कियों का बीच पढ़ाई रोका गया है। मैं इसके खिलाफ भी गई हुई थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ पाया इसकी वजह से। और महिलाओं के साथ वाकई में खराब बर्ताव हो रहा है। मेरे यानी ये तीन भाग में डिवाइड करके बोलती हूँ, तो खराब बर्ताव भी कम नहीं हो रहा है कि कुछ बच्चियां मेरी थी, हम लोग काउंसलिंग भी किए हैं उन बच्चियों के साथ में, तो वो लड़की शुरुआत में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, लड़का लड़की वो खुद लव मैटर में फंसी हुई थी, तो उसको काउंसलिंग करने के बाद हमको ठीक हो गया वो 10th क्लास में। और जब वो अब स्कूल जाना शुरू की हुई है तो सब टीचर के नजर में भी वो एक गिरी हुई लड़की के रूप में हो गई है मैम। हम टीचरों का रवैया नहीं बदल पा रहे हैं। वो लड़की आज भी हमसे शेयर करती है इस बारे में कि टीचर मेरे को गलत समझते हैं, आज भी कुछ भी होता है तो मेरे ऊपर उंगली उठा देते हैं, मैम कैसे करूं ये, इस टाइप का। तो सोच हम नहीं बदल पा रहे हैं, सोच ना, लोगों की सोच छोटी हो गई है। कहते हैं कि लड़कियां बहुत आगे हो गई हैं,
आगे बढ़ गई है, पुरुषों से भी कहीं आगे निकल गई है, लेकिन हम सोच आज भी नहीं बदल पा रहे हैं। बहुत सारे संगठन इस पे लगे हुए हैं कि हम सोच को बदल पाए, लेकिन सोच शायद नहीं बदल पाएंगे। तो ये हमारा छोटा छोटा अगर देखें ना, तो हमारे आसपास में ही घटना घट रहा है। तो फिर तो ये इंडिया हमारा बहुत बड़ा है, तो हर जगह में पिछड़े हुए लोग हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। जो आपने बहुत ही एक जरूरी पॉइंट बोला कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतना सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच को बदलना एक बड़े पैमाने पर, वो आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है हम सभी के लिए। तो वो सोच क्यों नहीं बदल रही है, या वो सोच को बदलने में इतना इतना चैलेंज क्यों है हमारे लिए, हम सभी के लिए? हम संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, हम इन मुद्दों पे काम करते हैं, खुद जो हम समाज में एक रोल प्ले करते हैं, अपने परिवार में जो हम रोल प्ले करते हैं, उसके हिसाब से भी हमें ये सोचने की जरूरत है कि शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसी चीज है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने काम के जरिए। और उसी वजह से जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि सोच एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सालों से काम हो रहा है, काफी कुछ बदला भी है, काफी कुछ हम आगे बढ़े भी हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें तो वो चैलेंज की महिलाओं के साथ आज भी हिंसा होती है, भेदभाव होता है, जो बर्ताव होता है वो बदला नहीं है, वो कहीं ना कहीं वैसा ही है। मैं दिव्या है हमारे साथ रूबरू से। या हाय, सॉरी, मेरा माइक थोड़ा खराब था, तो जब आप पूछ रहे थे आई वाज अनेबल टू रेस्पॉन्ड, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। So yeah, when it comes to the differences के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चेंजेस आए हैं जहाँ आई मीन महिलाओं को एक स्पेशल स्पेस दिया जा रहा है, एक इज्जत दी जा रही है। बट कहीं ना कहीं मतलब एजुकेटेड फैमिलीज में भी हम लोग भी कई चीजों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो उससे भी भेदभाव बढ़ जा रहा है। लाइक अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आएगी या कोई डिनर टाइम है, तो खाना कौन परोसता है? लड़कियां परोसती है। तो ऑलवेज द मेन ऑफ द फैमिली फर्स्ट खाना खाते हैं। तो उधर हम ही वो भेदभाव एक्सेप्ट कहीं ना कहीं हम ही कर ले रहे हैं कि चलो ठीक है, यू आर द मैन, सो यू शुड बी गिवन प्रिविलेज, सो वी वुमेन विल सर्व द फूड एंड मेन जो है दे गेट द चांस टू ईट फर्स्ट। एंड ऐसे कई सारी चीजें हैं कि यू नो किसी चिकन शॉप या मटन शॉप को लड़कियां नहीं जाती है, only the men are allowed to go to such places। तो वो भी हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है तुम जाओ, हम नहीं जा सकते। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू दिस स्ट्रेंथ एंड ऑल, तब भी कई लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ हम कमजोर हैं। तो इट्स लाइक the change has to start from us only कि नहीं हम जाएंगे, हम ये करेंगे, we are not opposing that। तो उधर भी क्या हो रहा है, मतलब एजुकेटेड फैमिलीज में भी कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है, हाँ, कि कुछ चीजें हैं जो लड़के करें तो ज्यादा बेहतर है, कुछ चीजें एंड we are indirectly supporting that, so that should be changed। थैंक यू दिव्या। विवेक, आपका हाथ काफी देर से उठा हुआ है, सॉरी थोड़ी देरी लगी। हाँ मैडम, कोई बात नहीं, मैं वेट ही कर रहा था। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से, जैसे महिलाओं के साथ हिंसा, भेदभाव और खराब बर्ताव कम क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि एक तो क्या है, पुरुषों ने उनको एक सॉफ्ट टारगेट मान के रखा हुआ है। उनके एक माइंड में सेट है कि हाँ महिलाएं सॉफ्ट टारगेट है, इनके ऊपर भड़ास गुस्सा कभी भी कुछ भी आके निकाल सकते हैं, वो कुछ रिवोल्ट नहीं करेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। दूसरी बात, महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, और हम लोग फील्ड में भी कहते हैं कि जब पहली बार आपके ऊपर आपका हस्बैंड हाथ उठाता है, आपका बॉयफ्रेंड हाथ उठाता है, उसी वक्त आपको बहुत तगड़ा अपोज करना चाहिए। विरोध करते नहीं है, महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम है, विरोध नहीं करती है, बहुत कुछ बातें सोच के नहीं करती होंगी कि झगड़ा बढ़ेगा, परिवार टूटेगा, तो वो सब चीज बहुत कुछ सहनशील तो होती हैं, तो सोच के सहन कर जाती हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जब पहली बार कोई आपके साथ हिंसा करता है या मारपीट करता है, पहली बार में ही आप उसको उतना तगड़ा उसका अपोज करिए, उसका विरोध करिए कि आइंदा कभी करने के पहले व्यक्ति सोचे कि मैं उसके ऊपर हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं।
आपने अगर एक बार सहन कर लिया तो बस धीरे धीरे करके वो आदत में जाएगा, प्रैक्टिस में जाएगा। एक लिहाज जो होता है वो खत्म हो जाता है। एक दायरा होना चाहिए, एक दीवार होना चाहिए, एक सम्मान की, मान सम्मान की जो है वो टूट जाती है और एक आदमी को शय मिल जाती है। हर अगले बार भी फिर वो सोचने लगता है कि हाथ उठाएं। तो मेरा तो यही कहना है कि पहली बार में ही अपोज करिए और अपने आप को सॉफ्ट टारगेट मत बनने दीजिए। और हो सकता है बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां जिनके साथ छेड़छाड़ होती है, वो बाहर की बात घर में इसलिए नहीं बताती हैं कि फादर होंगे या भाई होंगे वो झगड़ा करने जाएंगे, झगड़ा बढ़ेगा, बात बढ़ेगी, इसलिए चुपचाप सह भी लेते हैं। उसके पीछे कारण जानता हूँ, मानसिकता भी जानता हूँ, ऐसी भी होती है लोगों की। परंतु फिर भी हम पुरुषों को तो समझाते ही हैं, हम लोग भी काउंसलिंग करते ही हैं कि गलत है और जीरो टॉलरेंस एरिया है हम लोग के लिए। तो खासकर अगर कोई पुरुष महिला के बाहर हाथ उठा रहा है तो, क्योंकि मर्दानगी वो नहीं है कि आप किसी कमजोर के ऊपर हाथ उठाओ या सॉफ्ट टारगेट बांध के हाथ उठाओ। तो ये सब चीजें हैं, महिलाओं को भी सामने आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। बिल्कुल विवेक, तो आपने जो ये बात बोली है कि आप किसी को इतनी पावर ही ना दें कि वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर सके। और इसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर जो है वो सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर कुछ चीजें बदलनी जरूरी है, क्योंकि हम लड़कियों को उतना सशक्त बनाते ही नहीं हैं। हम उनको ये तो कहते ही नहीं है कि ये तुम्हारा हक है और तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी है और ऐसा उठाना गलत नहीं है। समाज में कई बार जो ऑपोजिशन मिलता है ऐसी लड़की को, अरे इसके तो चाल चलन ही खराब है, इसकी जबान ज्यादा चलने लगी है, या तो इसको पढ़ा के आ दिया, इसके तो पर निकल आए हैं। तो इन बहुत सारी चीजों का भी अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत जो है पीछे धकेलने वाली जो चीज होती है लड़कियों के साथ, वो बहुत ज्यादा होती है और आज भी होती है। तो आपने सही बिल्कुल कहा कि पहली बार में ही इसको रोक लो, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हम परिवारों को ये समझाएं कि अपनी लड़कियों को इतना सशक्त बनाएं और बोले कि आपके साथ कोई कुछ भी चीज गलत बर्ताव नहीं कर सकता, और वो भेदभाव घर में भी ना हो, वो बाहर भी ना हो, और वो खुलकर अपनी बात जो है वो आगे रख सके। तो वो जो चीज है ना, परिवार के तौर पे, सामाजिक तौर पे, वो हर तौर पे उस चीज को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू विवेक। थैंक यू। बहुत सारे लोग, नंदिनी आप भी काफी देर से वेट कर रही हैं। नंदिनी आप बताइए। थैंक यू वितिका। मैं बस अभी आपने जो बोला उसी पॉइंट से लेना चाहती हूँ कि मैं सहमत हूँ जो भी मेरे साथियों ने यहाँ कहा। किसी ने कहा कि पेट्रियार्की, पितृसत्ता की वजह से वायलेंस अभी भी कम नहीं हो रहा, लोगों का माइंडसेट नहीं बदला है, स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जिसकी वजह से नहीं बदला है, पावर डायनामिक्स है। और मैं सबसे सहमत रखती हूँ कि हाँ, तो मेरे को लगता है एक जो मेजर बैरियर है जिसकी वजह से भी वायलेंस डिक्रीज नहीं हो रहा है, जो अभी आपने कहा कि जो लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स एंड वुमेन है, उनके पास ना एजेंसी है, ना एक्सेस है कि वो अपने खुद के लाइफ का डिसीजन ले सके, है ना। खुद की लाइफ में कोई डिसीजन लेना कि मेरे को कब शादी करना है से लेके मेरे को किससे शादी करना है से लेके मेरे को पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मेरे को जॉब जाना है, रात में बाहर घूमना है, खुद के लाइफ के बारे में कुछ चॉइसेस जो आप लेते हो हर रोज आसानी से, वो लेने का एजेंसी ही नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो ना, इसीलिए हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमको भी पता है कि जो ये हो रहा है वो गलत है, तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम घर वालों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि घर वाले तो वही सिस्टम से आ रहे हैं ना, पितृसत्ता वाले सिस्टम तो इतने सालों से चल रही है। और हाँ, उसको बदलना मुश्किल है, पर अगर हम खुद नहीं समझेंगे, हम अपने आप में वो एजेंसी बिल्ड नहीं करेंगे यंग गर्ल्स और वुमेन के साथ। सो ये एक बड़ा बैरियर है कि हम खुद के लाइफ में चॉइस नहीं ले पाते, हम नेगोशिएट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। सो वो सिखाना और खुद के यंग गर्ल्स को कैपेसिटेट करना कि आप एजेंसी और एक्सेस बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी फैमिली से नेगोशिएट कर सकते हो, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, है ना। ये बहुत जरूरी पॉइंट आपने बोला नंदिनी की एजेंसी की जब हम बात करते हैं, वो एजेंसी कैसे मिल सकती है लड़कियों को, महिलाओं को, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि कोई और उनकी बात रखे, कोई उनके लिए लड़ाई लड़े, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो इतनी सशक्त खुद बने कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, अपनी बातें खुद आगे रख सके। थैंक यू। हमारे पास अब तीसरा सवाल है। बहुत सारे लोगों के हाथ जो उठे हुए हैं, आप सभी से मैं ये चाहूंगी कि आप तीसरे सवाल का भी प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि वो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। तो आप सबसे मैं चाहूंगी कि महिलाओं पे होने वाली हिंसा, भेदभाव या दुर्व्यवहार से जुड़े अपने कुछ जो आपके अनुभव हैं उनको आप प्लीज साझा करिए। कुछ ऐसे अनुभव जो
आपने अपने साथ या अपने समाज में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने काम के दौरान कहीं पर भी आपने देखे हों, महसूस करे हों, जिए हों, ऐसे अनुभव जो या भेदभाव के पीछे के कारणों को उजागर करते हैं। तो ऐसे अनुभव हम चाहेंगे कि आप हम सबसे साझा करें। सबसे पहले मैं चाहूंगी अरविंद आपसे सुनना। मेरे ख्याल से अरविंद आपने मोबिकार प्रोग्राम के दौरान यस मैम, बनाई थी। यस मैम। हाँ जी, सबसे पहले नमस्ते मैम आपको और सारी टीम को जिन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है इस टॉपिक। मैम, एक घटना हमारे ही समाज से है, चूंकि मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारे घर के बगल की एक कहानी है और रियल कहानी है। आज से लगभग 5 साल पहले एक सूरज कुमार सिंह की शादी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम रश्मि सिंह था। शादी के 4 महीने तक काफी अच्छे मतलब रहे, घर में एक शांति व्यवस्था बहुत अच्छी रही। बट एक दिन अचानक ये हुआ कि काफी शोरगुल होने लगी। हम लोग भी सोचे कि क्या बात है। जब वहां पे मैं गया तो धीरे धीरे बात पता चला कि यहाँ पे डॉरी सिस्टम कम है। सबसे अहम बात थी कि डॉरी सिस्टम को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था उस महिला को, और काफी ज्यादा इस पे एक पंच भी बैठी, लेकिन जजमेंट तो खैर महिला के हाथों में गई। बट ये जो बंदे जो थे ये एडिक्टेड थे, वाइन पीने में काफी एडिक्टेड रहते थे, मशगूल रहते थे, जिसके कारण इन्हें ना तो कुछ सोच पाते थे ना समझ पाते थे कि फैमिली कैसे चलाऊं। और अंतोगत्वा उनका रवैया बदला नहीं, उसी तरीके से मारपीट तरह तरह के मतलब प्रताड़ना का उस महिला को शिकार होना पड़ा। तो तो इस तरीके यस मैम। तो ये आपने देखा है अपने आसपास, और धन्यवाद एक्चुअली ये अनुभव शेयर करने के लिए अरविंद, क्योंकि ऐसे अनुभव एक्चुअली दुखद बात यह है कि ऐसे अनुभव हम बहुत ज्यादा अपने आसपास देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने आसपास इस तरह के कम से कम एक अनुभव की बात तो कर ही सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ उसको सोचकर हम इस चीज के बारे में सोचे कि कितनी बड़ी समस्या है ये, तो हम ये समझ पाएंगे कि महिलाओं पे होने वाली हिंसा या भेदभाव या दुर्व्यवहार कितनी ज्यादा बड़ी समस्या है। और क्या चीज है ऐसी जो इस चीज को हम इतना काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज का जो नजरिया है वो बदलने में हमको अभी भी एक जो है वो जंग जारी ही है, हम बदल नहीं पा रहे हैं। नाजिया आप हमारे साथ जुड़ी हैं? नाजिया हमारे साथ हैं? गीता? नाजिया और गीता दोनों हमारे साथ अभी नहीं है। ठीक है, विनीता? हेलो, अभी डाउरी की वजह से हिंसा जो हो रही थी उसकी बात हुई। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं, कभी डाउरी, कभी शादी का खर्चा, कभी बच्चे नहीं होना या लड़का नहीं होना। कई कारणों की वजह से हम देखते हैं कि बस्तियों में औरतों को इस वायलेंस का सामना करना पड़ता है। किसी ने बात करी कि औरतों के पास हम एजेंसी बिल्ड करने का काम बहुत जरूरी है, लेकिन ये एजेंसी आएगी कहाँ से? क्योंकि लड़कियां हमें ये भी बताती है कि घर में बच्चों को जब स्कूल में डालने का समय आता है तब लड़कों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में या कोई भी अच्छे स्कूल में डाला जाता है और लड़कियों के नसीब में म्युनिसिपल स्कूल आ जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। जब एजुकेशन नहीं होगा, जब 12वीं के बाद लड़कियों को घर में बिठाया जाएगा, तब ये एजेंसी आएगी कैसे कि जिसके बलबूते पर वो जो सामने से हिंसा कर रहा है उसका हाथ पकड़ ले। तो ये एक बात है। दूसरी ये बात, हम इस तरह के उदाहरण बहुत देखते हैं कि
इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन नॉन मैरिड कपल्स, जो अभी डेटिंग वायलेंस जिसको कहते हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा उन कंट्रोल करना चाहते हैं लड़के, और जब ये कंट्रोल वो नहीं कर पाते तब या फिर इस कंट्रोल का एक हिस्सा ये होता है कि हिंसा करना उसके ऊपर। और इसकी जैसे काफी लोगों ने पहले बताया कि जिस तरीके से लड़कों को पाला जाता है, एग्रेशन और वायलेंस जैसे वो सोचते हैं कि उनकी मर्दानगी का एक आविष्कार है, ये घर में जैसे बताया जाता है, वो जैसे वो देखते हैं वैसे मीडिया में, मूवीज में भी देखते हैं, और इससे ये मैसेजेस ज्यादा परपेचुएट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कबीर सिंह जैसे मूवीज को भीड़ करने वाले हमारे युवा लोग ही होते हैं, जो इस तरीके का जो सोशलाइजेशन उनका होता है वो कायम रखता है। बिल्कुल विनीता, ये जो हम पॉपुलर कल्चर की बात बोलते हैं या फिल्मों की बात बोलते हैं, या उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, कि रिश्तों पर, समाज पर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम खुद लव मैटर्स इंडिया में लगातार बात करते हैं कि जब हम इतने प्रभावित होते हैं बॉलीवुड से, फिल्मों से, टीवी से, तो क्या वहाँ पे एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ पे ये कंटेंट बनाने वाले लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें कि किस तरह से हम रिश्तों को दिखा रहे हैं, किस तरह से हम महिलाओं को दिखा रहे हैं, किस तरह से हम ये दिखा रहे हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है एक रिलेशनशिप में और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आपने उठाया, और कहीं ना कहीं इस जो भी हम देखते हैं फिल्मों में, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने समाज में देखते ही हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया जाता है। थैंक यू विनीता। शालू प्रिया, अगर आपका अब माइक ठीक काम कर रहा है, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। शालू बोलिए। जी, तो जैसा आपका पहला सवाल था कि इतने संस्था, मतलब इतने कानून होने के बावजूद भी महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके आंकड़े में कोई कमी नहीं आ रही है। तो बात कानून की नहीं है, कानून तो बहुत सारे बहुतों चीज के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज में कुछ ना कुछ केसेस देखने को मिलते ही हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहले तो हमें किसी भी चीज में ऐसे चेंज लाने के लिए पर्टिकुलरली ओवरनाइट तो चेंज नहीं आ जाता है। इसके लिए हमको उस पर वर्क करना होता है, और वो वर्क हम एग्जैक्टली मास में तो नहीं कर सकते हैं, पहले हमको इंडिविजुअली शुरू करना होगा, तभी वो चेंज आएगा। तो जहाँ पे अगर अपने घर में ही ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या फिर जो भी है हिंसा, वायलेंस जो भी, तो उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर वहां पे हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तभी से एक पर्टिकुलर चेंज आएगा, और वो चेंज एक मास चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो आपने अभी ये क्वेश्चन पूछा, पता नहीं अगर मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूं तो क्या वो मतलब वायलेंस की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी, बट स्टिल आई वांट टू शेयर दैट इंसिडेंट कि मतलब फैमिली में, मतलब हम हैं और एक मेरी बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है। तो जब मैं 12th में थी तब मेरी क्लास की कुछ लड़कियां, जब मैं ट्यूशन जा रही थी तो उन्होंने कुछ बहुत गंदा सा कमेंट पास किया, जस्ट बिकॉज दे न्यू कि मतलब मेरा कोई एल्डर ब्रदर नहीं है तो लोग से कौन ही पंगा लेगा, इस तरह से करके। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि सुन के ले लूँ, ठीक है। तो मैंने वहां पे क्वेश्चन करा, उन लोग से बहस हुई, फिर मेरे वहां पे पापा आए। खुशनसीबी ये है कि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। पापा मेरी गलती नहीं देखे, क्योंकि गलती मेरी थी भी नहीं, पापा ने भी क्वेश्चन किया, बहुत सारी बातें हुई, फिर बाद में उन लोग को ही पनिशमेंट मिला, इवन केस वेस भी उन लोग पे हुआ, जो कि सही था। और सेम केस मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन सेम चीज उसके साथ भी ये हुई थी। तो उसके घर में क्या हुआ, उसका ट्यूशन आना बंद हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अगर ट्यूशन जाएगी, रोज रोज ये चीज होगी, तो अगर किसी को पता चलेगा तो हमारी बदनामी होगी एंड ऑल करके उसका ट्यूशन आना बंद हो गया। तो ये जो मिसोजिनिस्ट सोच है वो कहाँ से आ रही है, पहले हमको उसको एनालाइज करना होगा, उस पर विचार करना होगा, तभी हम वायलेंस जैसे बड़े मुद्दे पे बात कर सकेंगे।
तो हमें बेसिक यूनिट से शुरू करना होगा, तब हम उस लेवल पे जाके पहुंचेंगे कि हम उसको कैसे टैकल करें, फिर उस बारे में हम बात कर सकेंगे। बिल्कुल शालू, तो जो बात है जो आपने कही है कि हमें जड़ से काम करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जी बिल्कुल। इतने अंदर तक धसी हुई है इसकी इस तरह की रूढ़िवादी सोच जो है, और जिसका जो जो होता है महिलाओं के साथ, उसकी जो प्रॉब्लम है, अगर हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो शायद हम कितना भी काम करते जाएं, हम उस चीज को शायद नहीं बदल पाएंगे। हमारे साथ ऋत्विक हैं वाईपी फाउंडेशन से, जो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात यहाँ पे लिखी है। मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। उनका ये मानना है कि जो उन्होंने इस सेक्टर में सीखा है, और स्पेशली बाकी महिलाओं से जो उन्होंने सीखा है, वो ये है कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं, जब हम लिंग पे के आधार पे वायलेंस की बात करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, तो एक इंटरसेक्शनल अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका मतलब ये है कि अगर हम क्लास की बात करें, हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हम कास्ट की बात करें, हम रिलीजन की बात करें, तो उन सभी चीजों के दायरे में जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। और ये बात जो ऋत्विक ने कही है ये बिल्कुल सही है। हम जो काम करते हैं उसमें हमें एक ये इंटरसेक्शनैलिटी की जो हम अप्रोच रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है क्लास की बात करें, हम जाति धर्म की बात करें, इन सब चीजों के दायरे में रहकर हम जब किसी मुद्दे की बात करते हैं तो हम उसकी परतों को उखाड़ के देख सकते हैं, क्योंकि वो परतें जो हैं वो बहुत सारी हैं, और एक्चुअल जो हम बदलाव चाहते हैं उसके लिए हमें इन सारे पहलुओं को देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम सबको लेकर साथ में ये काम कर सके। थैंक यू ऋत्विक। अब मैं पूछना चाहूंगी निशा आपसे। जी मैम, जैसा कि सबने अपनी अपनी एक कहानी बताई जो कि रियल थी, सबके लाइफ में कुछ न कुछ घटना थी, तो जो उसने बताई उसी तरह मैंने भी एक घटना देखी, जो कि जस्ट मेरे घर के सामने ही एक घर है जिसमें एक बेटी रहती थी। उसकी शादी मतलब दूसरे राज्य में हुई थी, किसी और राज्य में, मुझे नाम तो नहीं याद है, बट दूसरे राज्य में हुई थी। उसके कुछ छोटे से गांव में हुए थे, 3-4 साल पहले हुए थे। तो अभी तो उनका 2 बच्चा है। उसके साथ ये घटना हुई कि जब उनकी शादी हुई तो तब तो बहुत सब ठीक था, बट फिर धीरे-धीरे जब उसकी मतलब देवर बोलते हैं, उसके हस्बैंड के भाई, उनका जब शादी हुआ तब उनकी जो गोतनी हुई, उसने कुछ कान-वान भरना शुरू कर दिया। जो बोलते हैं ना कि खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू किया, तो उनका कहना ये था कि उनके ससुराल वाला कि उनका भाई को तिलक ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, जिसके कारण उनको टॉर्चर किया गया। जो लड़की थी, उसको टॉर्चर किया गया, उसकी सास, ननद और लोग फैमिली लोग थे, सब टॉर्चर करने लगे। और जो उसके हस्बैंड थे, उनको भी कान भरने लगे। उसके खिलाफ मतलब बहुत कुछ बोलने लगे, बहुत ही अंदर तक कुछ-कुछ बातें हुई उन लोग को, और वो बातें इन लोग को नहीं पता थी, उनके मायके वाले को, लड़की के मायके वाले को नहीं पता थी। लेकिन जब धीरे-धीरे जब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब तीसरे साल पता चला कि ये सब झगड़े हो रहे हैं उनके घर में। तो फिर उसके बाद उन्होंने बात किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए। तो जब शादी हुई थी तब भी पैसा मिला था, फिर भी अभी पैसा माँग रहे हो, तो ये तो गलत है ना। अब तो शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, तो ये सब गलत है और ये पैसा देने के लिए मना कर दिए। तो इसीलिए उसको टॉर्चर करने लगे। जब ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जब लड़की ने एकदम खिलाफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूँगी, तब उसने मारा, पीटा। उसने जब धमकी दी कि मैं पुलिस में चली जाऊँगी, तो उसने उससे मतलब गलती से या मतलब जानबूझ के ही उसको मार डाला। मार के उसको गायब भी कर दिया। अभी तक तो उसका मतलब जो बॉडी था उसको मिला भी नहीं, और उसके बच्चों को भी मतलब पूरे गाँव में कहीं छिपा दिया था। फिर इस जो लड़की वाले के पिता थे, उसने पूरे गाँव में छानबीन करवाया पुलिस से, तो बच्चे तो उनके मिल गए लेकिन बेटी नहीं मिली। ऐसा हुआ। धन्यवाद निशा, बहुत ही दुखद बात आपने बताई। और ऐसे शायद कितने ही केस हैं जो हर रोज हमारे देश में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, कुछ पता चलते हैं, कुछ नहीं पता चलते हैं। सीमा,
आप क्या कहना चाह रही हैं? अभी इतने सारे केसेस सबने सामने रखे, बहुत ही दुखद केसेस हैं ये। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार वायलेंस को इसीलिए भी बढ़ावा मिलता है, मैं इसी में जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम ना एग्जाम्पल्स नहीं सेट कर पाते हैं डेटरेंस के, और जहाँ पे गैप्स हो जाते हैं यही गैप्स बन जाते हैं इन एपिसोड्स को और ब्रॉडन करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी स्नेहा में रिसेंटली एक चाइल्ड मैरिज का केस है जो एवर्ट हुआ। अब विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स कि क्या हुआ उस केस में, बट व्हाट रियली वर्क, हम कैसे इसको अवॉइड कर पाए, वो इसमें वो सामने रखना चाहूंगी। वो इसीलिए कर पाए बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग जो थी हमारे स्टाफ की टू डील विद दीज काइंड ऑफ सेंसिटिव इश्यूज। कुछ प्रोटोकॉल्स थे इन प्लेस, हम लोकल एनजीओ के साथ सपोर्ट गैदर कर पाए। वो बच्ची कोविड की वजह से, उसके पापा माइग्रेंट लेबर थे, वो गाँव चले गए थे, बहुत ही इंटीरियर में थी। हम लोकल एनजीओ के साथ वहाँ पे कोलैबोरेट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट वो बच्ची, शी वाज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, हमारे साथ एनरोल थी, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई थी कुछ मुद्दों पे, जैसे कि जेंडर, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, इसके बारे में उसको पता था। शी वाज इन्फॉर्म्ड एंड शी कुड अंडरस्टैंड कि जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है एंड आई मस्ट रीच आउट टू फॉर हेल्प। तो इस तरह के मैसेजेस ऑफ डेटरेंस जाना, ये मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब साइलेंट बियरिंग होती है, जब सबमिशन हो जाता है, तो ये प्रेपरेटर्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि नहीं, आप और भी कर सकते हैं, और अब्यूज हो सकता है। तो डेटरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सीमा, और इसके लिए ये जरूरी है कि महिलाओं को जानकारी हो कि कानून क्या है, उनके अधिकार क्या है, वो क्या क्या कर सकती हैं, कहाँ जाके शिकायत कर सकती हैं, क्या कदम उठा सकती हैं, क्योंकि कई बार वो डर होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि उसके बारे में वो खुद क्या कर सकती हैं, क्या कदम उठा सकती हैं, और क्या ऐसी कोई संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं जो उनकी इसमें मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम ऐसी संस्थाएं जैसे आप लोग कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एजेंसी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने आप को सशक्त महसूस करने के लिए जरूरी है कि उनके पास वो रिसोर्सेज हो, वो समझ हो, वो राइट्स के बारे में समझ हो कि वो अपनी बात आगे रख सकें और अपने लिए खुद खड़ी हो सकें। नाजिया हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मैं चाहूंगी कि नाजिया, संजू, और उसके बाद हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलें, और उसमें भी सभी को बोलने का मौका मिलेगा। नाजिया जी ओके मैम। जैसे मैं लव मैटर के दौरान मैंने मीटिंग अटेंड कर रही थी, मैंने एक गांव में जाकर एक सर्वे की थी। वो कहानी सलीना नाम की लड़की की है जिसकी शादी बहुत कम उम्र में 10 या 12 साल में उसकी शादी हो जाती है। और उसी दौरान जब उसकी शादी हो जाती है तो कुछ महीने कुछ साल जब गुजरने लगते हैं तो उसके पति का अफेयर किसी के साथ चलने लगता है। तो अपने पति के खिलाफ आवाज जब वो उठाने लगती है तो उसके सास ससुर, उसके घर वाले उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और बहुत उससे मारते हैं। अब मारने के दौरान बहुत लड़की जब बाहर जब निकलने लगी, अपना आवाज किसी को बोलने लगी कि मेरे पति या मेरे सास ससुर घर में मारते पीटते हैं, उनको घर ही में बांध उनका और बहुत उन पर शोषण किया गया, बहुत उनका मारपीट, सास भी मारी, पति भी मारे। इस दौरान उनके कुछ दिन चलते रहे, फिर मेल मिलाप हुआ, शादी, बच्चे भी हो गए। उनकी अभी उम्र 28 साल है उनकी उम्र, जिस दौरान उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। और उनकी जब शोषण हुआ उनके साथ बच्चे भी हैं, उनके तीन बच्चे हैं। और उनके पति ने इस बार तलाक दे दिए हैं। और उस दौरान पति उसके तलाक दे दिए हैं, वो बेचारी यहीं की है बगल की। तो उस तलाक के बाद वो अकेले है, उसके मायके वाले उनका देखभाल करती हैं। और वो भी दौरान है कि जब मायके वाले उनको देखभाल अच्छे से घर का परिवार, अपना परिवार चला रहे हैं, उसमें भी लड़के वालों को बहुत दिक्कत है कि वहाँ खुश कैसे, वहाँ कैसे रह रही है। जब वो आना भी चाहती है तो लोग लाते भी नहीं है उनके साथ, बहुत अगर लाते भी है तो उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं, घर में बहुत उनके साथ मारपीट किया जाता है। तो नाज़िया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे समाज में हमारे आसपास हो रही हैं, और एक कोशिश आपने करी थी ऐसी कुछ कहानियों को बाहर लाने की, लोगों तक साझा करने की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशु, आई थिंक आपका हाथ उठा हुआ था पहले और मैं आप तक पहुंच नहीं पाई, सॉरी उसके लिए। आप प्लीज अपना अनुभव शेयर करिए। जानवी, आशु को अनम्यूट कर दीजिए।
हाय। हाँ आशु। हाँ जी, तो अभी सभी लोगों से मैंने इतनी बातें सुनी, स्टोरी सुनी और जिन जिन मुद्दों पे बातें हुई है, तो आई थिंक ये जो कुछ भी है तो मेन पार्ट तो इसमें महिला की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जब वो महिला सेफ नहीं रहेगी तो उनके फैमिली को भी इतना ट्रस्ट नहीं रहेगा ना, इस वजह से उन्हें खासकर बाहर जाने से या किसी भी बात में इन्वॉल्व करने से रोका जाता है, क्योंकि वो खुद भी सोचते हैं अगर हमने इसे कहीं भेजा तो कुछ हो जाएगा, हमारी नाक नीची हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ तो फैमिली इशू इतने होते हैं जिस वजह से महिला को अपना हक नहीं मिल पाता। और अभी आपने स्टोरी की बात की है, तो हाँ ऐसे काफी केसेस है, हमारे मोहल्ले में भी काफी है, फैमिली में भी काफी है कि छोटी एज में भी शादी हो जाती है। एक्चुअली मेरी भी छोटी एज में शादी हुई थी, मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी। तो ये सब महिला के ऊपर ये टॉर्चर ही तो है, ये शादी मतलब महिला तो खुद चाहेगी ना, जब मुझे किसी से शादी करनी है तो मैं खुद देखूंगी, बट ये भी एक डिसीजन उनपे एक प्रेशर की तरह डाल दिया जाता है कि ये रूल है, ये तुम्हें बस निभाना है, उसमें तुम्हारी जिंदगी है या नहीं कोई मतलब नहीं है, बट ये एक समाज का एक रूल है, तुम्हें शादी करनी है, बच्चे करने हैं और तुम्हारी जो जितनी भी लाइफ है ये हमें ही बस कठपुतली की तरह तुम्हें नचाना है, बस यही बात होती है जिस वजह से महिला इतनी इनसिक्योर भी रहती है और समाज में जो उसका हक है वो उसे मिल नहीं पाता है, उन्हें मिल नहीं पाता बिल्कुल भी। और क्योंकि रही बात जो डिसीजन मेकिंग की आपने बात करी कि चुनाव होने का हक, अपने लिए खुद अपने निर्णय ले सके, ये वाला हक जब उनको नहीं दिया जाता है तो क्या वो हिंसा का हिस्सा नहीं है? वो भी तो एक तरह की हिंसा है, क्योंकि अगर हम उनको वो हिंसा है, वो हिंसा है, क्योंकि अगर और कुछ महिलाएं खुद की वजह से भी अपना हिस्सा खो देती है, क्योंकि अब हम महिलाओं को अपना हिस्सा खुद मांगना चाहिए, क्योंकि समाज देने से रहा, समाज नहीं देगा, आज भी अगले दिन भी उसके अगले दिन भी सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। अगर महिला ने खुद अपने खिलाफ खुद के लिए आवाज नहीं उठाई तो हमें कभी वो हिस्सा नहीं मिलेगा और कभी वो हक नहीं मिलेगा, और हमेशा ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी अगर हमने खुद से कुछ नहीं किया तो। कुछ नहीं किया। थैंक यू आशु। संजू हम आप पर आएंगे, लेकिन मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि जो अगला सवाल है उसका जवाब आप सबसे पहले दें। तो हमारा जो चौथा सवाल है वो है, महिलाओं के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार और भेदभाव खत्म हो जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए? संजू सबसे पहले आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, इसके लिए मैम लोगों को तो सबसे पहले सोच बदलनी चाहिए, जिसके लिए हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, और ताकि उन लोगों को जागरूक कर पाए, हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उनको बदल सके। तो कुछ न कुछ तो इसके लिए हमको कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताना चाहिए। स्कूलों में जैसे हो बच्चों के साथ कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए जो इस टाइप से रखा जाए ताकि इसे शिक्षाप्रद कुछ उनको शिक्षा मिल सके। समाज में कुछ ऐसा कार्यक्रम हमको करना चाहिए, इसके खिलाफ जाना चाहिए और रैली वगैरह निकालना चाहिए जहाँ पे हो रहा है। तो इस टाइप का अगर कार्यक्रम होना शुरू हो जाएगा तो सब तरफ जागरूक होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ हद तक ये हिंसा इसलिए होता है मैम कि लोग सहते हैं, अपनी कमजोरी अपने साथ रखे रहते हैं, वो लोग ना तो किसी से हेल्प मांगते हैं, ना उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको किसी से बताते हैं। सहने की वजह से उनके साथ हिंसा होते रहता है। तो इस टाइप का कार्यक्रम होगा, उनको जागरूक अगर हम करते हैं तो वो अपनी रक्षा खुद करना सीखेंगे। अगर लोग अपनी रक्षा करना के लिए या दूसरों से हेल्प लेना शुरू कर देंगे तो शायद उनके साथ हिंसा होना बंद हो जाए। तो ये बताते नहीं है और सहते रहते हैं, इसलिए उनके साथ हिंसा होता है। तो बहुत सारी महिलाएं अपने आप को कमजोर मानते रहती है। अगर एक बार वो आवाज उठाना सीख जाएंगी तो उसके लिए उनको बल चाहिए रहता है, दूसरे का सहारा, कि हाँ कोई तो वो मदद करे। तो हाँ, अगर हम ऐसे लोगों का सहारा बन सकते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको अपनी आवाज रखने का मिल सकता है जरिया, तो शायद ये हिंसा कम होना शुरू हो जाए। थैंक यू संजू, थैंक यू। नीलांशु आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? नीलांशु शायद अभी हमारे साथ नहीं है। हेलो नीलांशु जी 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 हेलो। जी जी। पहले तो ये है कि जो हमारा जो शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशन है, उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करना है। और उसमें शिक्षित करने के साथ, लड़कियों को शिक्षित करने के साथ, तो हमें जो लड़के को जेंडर सेंसिटिव जो मुद्दे हैं
उस पर उनको शिक्षित ज्यादा बताने की जरूरत है कि लड़के लड़के एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है, और अगर लड़कियों को समान अवसर दिया जाए तो वो हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं। और हमको लगता है कि 2-3 स्तर पे हमको समेकित प्रयास करने की जरूरत है। एक सामुदायिक स्तर पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करने की ज्यादा जरूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम घर से, जो अभी तक डिस्कशन हो रहा था, बहुत सारे हमारे वक्ता ने ये बताया है कि जो भेदभाव की शुरुआत होती है, डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है या हिंसा की शुरुआत होती है, वो घर से ही होती है। तो लड़कों को जो शुरुआत से ही बताया जाता है कि लड़के जो बहुत स्ट्रांग हैं, आप सबसे सुपीरियर हैं और उनका कहना सबको मानना होगा, और आगे चलकर उनको परिवार चलाना है, जिस तरह की जिम्मेदारी उनको उठानी है। तो ये जो चीजें हैं उनको हटाना पड़ेगा और उनको ये समझाना पड़ेगा कि अगर जिसके कारण जो मतलब ये जो विचार उनको दिए जाते हैं उसके कारण उनके बहुत सारी मानसिकता में ये डेवलप हो जाता है कि हम ही सब कुछ हैं। और जब लड़कियां अपने अधिकार के लिए बात करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको हिंसा का सामना करना पड़ता है। और कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जब लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गई, और इस पे वो हिंसा का शिकार हो जाती हैं। तो एक मानसिक जो है वातावरण और परिवेश बदलने की जरूरत है, समाज स्तर पे भी, और पेरेंट्स को भी जागरूक करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो कानून बने हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि कानून, बहुत सारे लॉज बने हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं जो कानून भी वो विफल हो रहे हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए। जो आंकड़े हैं वो यही इसी ओर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो कानून को एक तो सशक्त रूप से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो लोग इस कानून या जो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जेंडर सेंसिटाइज होना, जेंडर के प्रति सेंसिटाइज होने की जरूरत है। ये तो उनकी मानसिकता है कि ऐसा होता है। जो बहुत सारे वक्ता कह रहे थे कि अगर महिलाओं के साथ हिंसा होती है तो बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि नहीं ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो मुद्दा है कि नहीं ये हिंसा है, किसी भी तरीका का हिंसा हिंसा होता है, और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और सशक्त आवाज उठनी चाहिए। थैंक यू। आपने एक जरूरी चीज बोली कि जो हम कहते हैं ना कि पुरुषों के साथ काम करना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। एक मैं संक्षिप्त में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। ये जो कैंपेन है, जो मीडिया है, उसका उपयोग बहुत ज्यादा होना चाहिए। जो NFHS अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें जो बात करेंगे मोबाइल की पहुंच, ठीक है, मोबाइल की पहुंच हम बोल सकते हैं कि केवल 50% महिलाओं के पास ही मोबाइल की पहुंच है। लेकिन क्या हम उस 50% महिलाओं को टारगेट करके उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं ताकि आंकड़े कम? तो मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, और उस टूल का हम कैसे उपयोग करें, वो सोशल मीडिया से यूथ काफी जुड़े होते हैं। तो हमें कुछ ऐसे कैंपेन डिजाइन करने चाहिए जो यूथ सेंसिटिव हो, और उनको ये बातें उनको बताई जाएं कि किस तरीके से ये हिंसा हो रही है और कैसे हिंसा को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो एक मीडिया का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसको करने में, और दोनों महिला और पुरुषों दोनों तक पहुंचने के लिए जी बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू नीलांशु। निखत है हमारे साथ स्नेहा से। निखत, मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने जो भी अभी चर्चा हो रही है तो हम समझते हैं कि जो महिलाओं के साथ में समाज का रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि लव हेट रिलेशनशिप है। जब वो महिला समाज के तय किए हुए दायरे में होती है तो उसे प्यार, इज्जत, सब कुछ मिलता है। जब वो उस दायरे से बाहर जाती है तो नफरत का उससे सामना करना पड़ता है। तो ये दायरे को किस तरीके से हम कम कर सके और इसकी गहराई में अगर हम जाए तो 2-3 चीजें मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। एक तो मुझे लगता है कि माँ बाप ने, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, और उनको दूसरे सेक्स के प्रति रिस्पेक्ट करना, ये सिखाना दोनों को, ना सिर्फ लड़कों को ना सिर्फ लड़कियों को, ये सिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि इल्म हासिल करना ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन। तीसरा, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब होगा महिलाओं में तो वो खुद अपना निर्णय खुद ले सकती है। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और अपने समस्या के लिए खुद आवाज उठाना, बाद में बाहर मदद आएगी। थैंक यू। आपने एक बहुत ही क्लियर चेकलिस्ट दी है 3 चीजों की जो एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करना, क्योंकि हम बहुत सारी बात एजेंसी को लेके कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ जो एजेंसी महिला महसूस करती है अपने खुद के निर्णय लेने का, किसी चीज पर अपनी आवाज उठाने का, अपने लिए खुद
आवाज उठाने का, वो एक बहुत ही वो एक बहुत जरूरी चीज है। और ये देखा गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ, एजुकेशन के साथ किस तरह से जो हम एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स की बात करते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो थैंक यू ये पॉइंट निकालने के लिए। लक्ष्मी है हमारे साथ प्रवास से। लक्ष्मी। ओके, तो मैं ये शेयर कर रही थी बेसिकली, सबसे पहले अगर इसको महिलाओं के प्रति जो हिंसा है और दुर्व्यवहार और भेदभाव को खत्म हो जाए, इसके लिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो खुद इंडिविजुअल पर्सन को करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी हमारे लिए स्टेप नहीं ले सकता, हमें खुद से करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। और सेकंड, मुझे लगता है इसके लिए काम करने की क्या जरूरत है, एक तो स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारा लर्निंग स्पेस होता है। और परिवार से, एक परिवार में भी परिवार से बातचीत होनी चाहिए स्टार्टिंग से। और जो हमारे किताबें हैं अलग अलग प्रकार स्कूलों की, तो वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे पता चले कि जैसे कैसे मतलब पहले से नॉलेज हो जेंडर बेस की, और क्या क्या मतलब भेदभाव होते हैं, सब चीज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। और जैसे हमारे बड़े बड़े ऐसे इस जगह है जहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या वहां पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो ऐसे टाइप के भी सवाल होने चाहिए कि ऐसे सिचुएशन आती तो क्या करना चाहिए, और ऐसे आपके क्या ओपिनियन होते हैं इस चीज को लेकर। तो मुझे लगता है वैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक महिला के साथ ऐसा होता है तो वो अगर जाती है इस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए, तो एक जो होता है उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अगर वो खुद को भी स्ट्रेच करती है तो सामने वाले पर्सन, क्योंकि उसकी भी मानसिकता, जो उसकी मेंटालिटी होती है वो पेटार्की होती है ना, उस तरीके से सोच होती है जिस वजह से वो सोचता है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे अनुभव में भी ये चीजें रही हैं, कभी कभार ऐसे घर में हिंसा होती है ना महिलाओं के साथ, तब वो अगर बाहर लेकर जाती है चीजों को, तो ये बोला जाता है कि ये घर का मैटर है। क्योंकि अगर महिलाओं के साथ ऐसी चीजें हो रही है तो उनको थोड़ा घर के अंदर दायरे में रखना चाहिए, कोई नहीं हस्बैंड है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए चीजों को, तभी परिवार चलता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी होती है, जो बड़े बड़े लोग भी होते हैं, वो यही सलाह देते हैं कि आप लोगों को अपने परिवार में, ये तो छोटी सी चीजें आम बात है, आप लोगों को ये मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो कैसे ऐसी हमारी बड़े बड़ी जगहें हैं, ऐसे कौन कौन सी ऐसी एजुकेशन वाली शिक्षा है, या मूवीज हो गई, फिल्मों में, टीवियों में, जहाँ पर हम लोग ज्यादातर अपना समय बिताते हैं, उन जगहों में अगर ऐसे टाइप की चीजें होने लगी, मतलब एजुकेशन दी जाने लगी, और ऐसी समझ उनके मेंटेलिटी पे काम होने लगा, मुझे लगता है कि कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा चीजों को लेकर। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू। विनीता। सेंसिटाइजेशन ऑफ सिस्टम्स, जैसे अभी लक्ष्मी ने कहा, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर अभी हमारे पुलिस में भी है, जुडिशियरी में भी है, तो ये खत्म होने के लिए ये मुद्दा बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हिंसा की घटनाएं होती हैं, कई बार वो पब्लिकली होती है, लेकिन समाज, बाकी जो आजू बाजू में लोग होते हैं, वो इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि ये इनका पर्सनल आपस मामला है। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो अगर एक औरत के ऊपर एक मर्द हाथ उठा रहा है, तो वो इसलिए नहीं कि वो उस औरत का कुछ प्रॉब्लम है, या इसके लिए भी नहीं कि उस मर्द में कुछ प्रॉब्लम है, ये इसमें इसके लिए है कि ये सारा पूरे समाज का प्रॉब्लम है। जो अभी भी ये सोच रही है कि क्या कहते हैं वो, शूद्र गंवार पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, ये जो सोच है, ये अभी भी जो परपेचुएट हो रही है, उसका ये दोष है। और इसकी जो कॉस्ट है, वायलेंस की जो कॉस्ट है, ये पूरे समाज को बेयर करनी पड़ती है। तो ये एक हमारे सबके दिमाग में होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बायस्टैंडर इंटरवेंशन हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें हमारे युवा पीढ़ी को खास करके ये हिम्मत देनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है तो इंटरवीन करो। अगर डायरेक्टली नहीं इंटरवीन कर पाए तो डेलीगेट करो, किसी हेल्पलाइन को कॉल करो, बाद में उस औरत से मिलके उसको बता दो कि काउंसलिंग के लिए या मदद के लिए वो कहाँ जा सकती है। डॉक्यूमेंट करो,
कैमरा होते हैं, फोटो खींचो ताकि वो बाद में उसकी मदद में आ सके, उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तो ये इस तरीके से जो बायस्टैंडर इंटरवेंशन हो सकता है वो हमें हमारे युवा पीढ़ी को सिखाना चाहिए। थैंक यू विनीता, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपने इसको सामने रखा कि हम अगर हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ये समाज में एक तरह की एक दीमक है ये, और इस दीमक को हमको हटाना है, तो ये किसी का अपना पारिवारिक मामला या दो लोगों के बीच का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है और इसमें हमें आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू विनीता। मौसम सिंह, मौसम। हाँ मौसम। हेलो जी, सभी को नमस्ते। मैं मौसम बिहार से, और मैं अपने घर के अगल बगल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि हमारे घर के आसपास के माहौल भी ऐसे ही है, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां हैं, महिला हैं जो निकल रही हैं सब चीज से। तो वो जब बाहर से काम मौसम आप म्यूट हो गई हैं मौसम। जानवी, आप मौसम को अनम्यूट कर देंगे प्लीज। हेलो। हाँ मौसम। हेलो। हाँ, अब आपकी आवाज। हाँ नहीं जी, लोग ये नहीं कहते हैं कि वो काम करे तो थकी हारी है, लोग ये कहते हैं मौसम आप फिर अनम्यूट हो गई, आप म्यूट हो गई हैं। मौसम आई थिंक कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके एंड पे। अच्छा, वो अपने आप म्यूट हो रही है क्या? मौसम मैं तब तक के लिए शेयर कर देती हूँ। दीप्ति जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा है कि जो औरतें हैं उनको और औरतें या और लड़कियों को और लड़कियों की सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें पितृसत्ता जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है उसका हेल्प करनी चाहिए। एंड थैंक यू जानवी। ये ऋत्विक जो हमारे साथ वाईपी फाउंडेशन से जुड़े हैं, उन्होंने हेलो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं भेजा। अच्छा, ओके। थैंक यू जानवी। मौसम, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज? क्या आप अपने आप को आप अनम्यूट कर पा रही हैं? आई थिंक कोई प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे। वी कैन मूव ऑन टू समवन एल्स। अच्छा, तो अभी मुझे हाथ तो ऐसे किसी के और के नहीं दिख रहे हैं खड़े हुए, लेकिन मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी इस चर्चा। हेलो जी मैम, मैं बसारत अली C3 से। फिर से बोलिए अपना नाम। मैं बसारत अली C3 से। हाँ बोलिए। जैसा कि अभी चर्चा चल रहा था कि महिलाएं को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है या उनके साथ हिंसा का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उनको क्या करना चाहिए या कहाँ जानी चाहिए, इस प्रकार से भी एक समस्या होती है ना सर मैडम कि महिलाएं जो है अशिक्षित होने के कारण जो है उनको पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जाएं शिकायत लेकर के कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है करके। तो इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आई थिंक मैं देख रहा था उसी को, तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 181। इसका सहायता से भी जो है टोल फ्री नंबर का उपयोग करके जो है इसका सहायता ले सकते हैं लोग। थैंक यू। और ये जरूरी है कि जैसे आपने बोला जो सर्विसेज हैं लोगों की मदद के लिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू। आलिया। यस मैम। सो मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ रियल थिंग्स जो मैंने आसपास देखी हैं और महसूस की हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं भेदभाव दुर्व्यवहार की, तो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा देनी चाहिए। हम शिक्षा कहाँ से देते हैं? स्कूलों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास से। ठीक है, तो जब वहीं से हमें भेदभाव सिखाया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर वही एक सिस्टम बन जाता है और एक माइंडसेट बन जाता है। जैसे कि मैं स्कूलों की बात करना चाहूंगी जहां से हमें शिक्षा मिलती है, वहां पर क्या हो रहा है
आलिया, हमें अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible? हाँ, आपकी आवाज Yes. ठीक थी, अभी सुनाई दे रही है, बोलिए। तो मैं एग्जांपल दे रही थी कि स्कूल का जहाँ पर ड्राइंग के लिए लड़कों को डाला जा रहा है और होम साइंस में लड़कियों को डाला जा रहा है। सो मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया सर से, सर व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, कि आप ऐसा क्यों उनको थोप रहे हैं कि भाई तुम ड्राइंग ही लोगे और तुम होम साइंस ही लोगे। अगर किसी लड़की को ड्राइंग करना बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छी है एक लड़के के नजदीक, सो वो ड्राइंग क्यों नहीं ले सकती। सो उनका बोलना ये था कि सर मैम ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एक लड़की है और वो एक लड़का है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, जरूरी तो नहीं है ना। तो कहने लगे सर हम करेंगे तो बच्चे खुद नहीं आएंगे। मैंने कहा सर आप करके तो देखिए। तो वो उस सिस्टम को चेंज करने को तैयार नहीं है। तो मेरे भाई ही जाता है उस स्कूल में। सो उनका सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। हम बोलते हैं कि भाई चेंज करो, सिस्टम चेंज करना है, शिक्षा देनी है उनको। शुरू से ही जब आपका डिस्क्रिमिनेशन से ही सब चीज स्टार्ट होती है। अगर एक प्रताड़ना हो रही है तो वो डिस्क्रिमिनेशन उसकी एक जड़ होती है जो हमारी फैमिली से भी स्टार्ट हो रही है। उन्होंने सिस्टम क्यों बनाया, उन्होंने समाज को देखते हुए सिस्टम बनाया कि समाज तो बदलना ही नहीं चाहता। जब हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसकी जड़ें जुड़ी होती है हमारे बड़े बूढ़ों से, और बड़े बूढ़ों में अगर एक लड़की आवाज उठा रही है तो उसे रोकती भी एक औरत ही है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो शायद हमें युवाओं को बदलने के साथ साथ थोड़ी बुजुर्गों के साथ बातचीत करने की भी जरूरत है। और अगर हम उन्हें नहीं बदल पा रहे हैं तो शायद हम भी उस स्टेज में आने वाले हैं। तो हम खुद को बदलें, अपने आसपास को बदलें, तभी ये सिस्टम चेंज हो सकता है। और दूसरी बात ये कि कानून बने हैं, जैसे कि हम जानते हैं घरेलू हिंसा के अगेंस्ट में कानून बना हुआ है, बट उसका जो मतलब उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जहाँ पर ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं, 181 की यहाँ बात हुई जो अभी पिछले 2-3 सालों में ही आया है, तो इसके बारे में भी बहुत कम महिलाओं को पता है कि उनके पास एक ऐसी हथियार भी है जिससे वो बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं। तो जानकारी का अभाव भी बहुत बिल्कुल है। आलिया, और आपने ना जरूरी बात बोली कि हर उम्र के लोगों से इस बारे में बात करना जरूरी है, युवाओं से बात करना जरूरी है ताकि कल एक बेहतर कल हो सके। साथ ही आज को बेहतर बनाने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो स्कूल के लोग हैं, उनसे बात करनी जरूरी है। एंड बहुत ही अच्छा किया आपने जो आपने जाके स्कूल में एटलीस्ट उनको ये एहसास दिलाया कि वो शायद कुछ गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़के एक ही तरह का सब्जेक्ट पढ़ेंगे और लड़कियां एक ही तरह का सब्जेक्ट पढ़ेंगी। हो सकता है आज चीजें नहीं बदली आपके कहने से, लेकिन एक पहल आपने करी है और उस पहल के बाद शायद वो सोचेंगे और भी लोग आगे आएंगे। और कहीं ना कहीं कल आप जब वापस उस स्कूल में जाएंगी तो शायद वहाँ पे चॉइसेस होंगी लड़के और लड़कियों के पास अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। सो थैंक यू आलिया फॉर दैट एग्जाम्पल। अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास अब समय कम नहीं है, हम कंक्लूड करेंगे। तो नंदिनी आपसे सुनेंगे और फिर मौसम अगर आपका कनेक्शन ठीक होगा तो आपसे सुनेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। नंदिनी। थैंक यू। जो आलिया ने बोला मैं उसी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि एक तो सिस्टेमिक चेंज की जरूरत है सबको, है ना। पितृसत्ता वो एक सिस्टम है जिसमें बदलाव देखने की हमें जरूरत है और उसके लिए हमें एक साइको सोशल इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे आलिया ने बोला युवाओं, अगर आप युवाओं को कैपेसिटी बिल्ड करेंगे तो एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहाँ पे वायलेंस ही ना हो। एक और बात कहना चाहूंगी कि हम वायलेंस के बारे में बात करें, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें, पर सोसाइटी में नॉर्म्स है, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, फीमेल फीटिसाइड, इन सोसाइटल नॉर्म्स को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे या टैकल नहीं करेंगे, हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस के सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। तो हमें सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में भी सोचना है कि कैसे हम इस पे इंटरवीन करें कि आगे जाके हम इससे वायलेंस को रोक सकें। तो मेरे को बस ये ऐड करना था इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू नंदिनी। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो बदलाव आना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काम हम सब साथ मिलकर करेंगे। मौसम, अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहती हैं। जी मैम। हाँ बोलिए। जी मैम। तो मैं ये बोल रही थी मैम कि हमारे आसपास की जो लड़कियां आती हैं दिन भर काम करके, तो तब हमारे गांव के लोग नहीं बोलते हैं कि जब वो यही काम करने के बाद आकर के घर में
बर्तन धोना शुरू करती है, खाना बनाना शुरू करती है, तब लोग क्या कहते हैं, बाप रे काम काजी लड़की है ये। तो इस तरीके से सब लोग देख रहे हैं सभी को, और ये हमारा जो है वो पूर्वजों से चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे घर से ही ये सब सारी चीजें स्टार्ट होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लड़की महिला है जो ये भी सोचती है कि हम दूसरों की बात क्यों सुने, लेकिन जब हमारे घर पे ही ये स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज हम लोग घर से देखते हुए आ रहे हैं शुरू से ही कि हमारे की स्थिति क्या है, तो वही हम भी सीखते हैं। हम लोग को ये सिखाया जाता है तुम भाइयों से प्यार करो, बहनों से प्यार करो, जहाँ जाओगी वहां प्यार करना, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि तुम खुद से भी प्यार करो। हम लोग को ये भी लेके चलना है, वो भी लेके चलना है, लेकिन हम लोगों को कौन समझता है। हम लोग तो अंदर ही अंदर हम लोग को खाए जा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग जो सह रहे हैं ये सबसे बड़ी है। हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है, फिर भी हम लोग है जो परिवार करके कहीं ना कहीं सब हम लोग पीछे हो जाते हैं। हमारी महिला जो है वो पीछे हो जाती है। सब लोग समझा देते हैं क्या करेगी, पति है, घर है, तुम्ही को लेके चलना है और कहाँ जाओगी। तो सब लोग इस तरीके से समझा देता है कि वो पीछे हो जाती है, लेकिन उनका सोच क्या है कि बराबरी का हिस्सा हो, जैसे मैं काम करती हूँ वो भी काम करते, तो बराबरी का हो। तो इसमें मैं बस 2 लाइन और बोलना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत है तो। कुछ है तुमने कहा था हम एक हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ तो तुम दूध का बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक है कि कहाँ जिंदगी होती है, कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, बस कुछ पल खुशी के वजह दो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मका को घर भी कर दो ना। मका को घर भी कर दो ना। आओ पास बैठे कुछ बातें करें, दिल जख्मों को भी भर दो ना। कहना भी पड़ता है ये यूं तुम एहसासों को भी समझो ना। तुमने कहा था हम एक हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। ये हर एक महिला का सपना होता है कि जैसे मैं उनको समझती हूँ वो मुझे भी समझे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और लोग अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग अभी जो शुरुआत करेंगे वो हर एक सदस्य के साथ होना चाहिए। दादा हो, पिताजी हो, पति हो, भाई हो, बच्चा हो, सबको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि सब लोग ग्रसित हो चुके हैं ये सब सारी चीजों से। देख देख करके वही चीज वो सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो सबको समझाने की आवश्यकता है, बस महिला को ही नहीं है। बस मौसम, इतनी दिल को छूने वाली जो आपने पंक्तियां बोली, जो आपने हम सबके साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की चर्चा को कंक्लूड करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज की इस चर्चा के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, भेदभाव, दुर्व्यवहार के कई पहलुओं के बारे में हम सब ने बातें करी, सबने अपने अनुभव हमसे एक दूसरे के साथ शेयर करे और अपने सुझाव भी आगे रखे। तो आज जो हमने जानकारी एकत्रित करी है, जो हमने इंसाइट्स लिए हैं, जो हमने सुझाव लिए हैं, हम सभी को अपना कार्य और बेहतर करने में शायद हमारी मदद करेंगी। एक बार सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आशा करती हूँ कि इस मुद्दे पर हम सभी साथ मिलकर और काम कर पाएंगे और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश जारी रखेंगे। आपके समय और आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉम लव मैटर्स इंडिया टीम। एक फोटो ले लीजिए। एक फोटो लेनी। सब लोग अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, हम एक फोटो लेना चाहेंगे। थैंक यू मैम। एक बार सब अपना कैमरा ऑन थैंक कर यू लीजिए। मैम। सब लोग अगर अपने अपने कैमरा ऑन कर ले तो मैं फोटो ले लूं। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस 30 सेकेंड्स और वेट करूंगी, उसके बाद मैं फोटो ले लूंगा। बड़ी बड़ी स्माइल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू एवरीवन। सबका हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए मैम, और थैंक यू, हमारे थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। करने के थैंक यू मैम। लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। बाय। बाय।